हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द विट दैट वॉन हार्ट्स के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें चैप्टर में से कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना है, यानी करेक्ट करना है। तो पहला है द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। ये गलत है, राइट? क्वीन ने जो है राजा की इंसल्ट नहीं की थी। द क्वीन yawned out of tiredness while the king recited the poem which he misunderstood as disrespect. तेनाली रामा immediately went to the king and convinced him to talk to the queen। ये गलत है, राइट? वो तुरंत नहीं गए थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था। तेनाली रामा planned a clever strategy and used wit in the royal court to help the king realize his mistake. The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent। ये गलत है, राइट? उन्होंने राजा की पोएम को एडमायर नहीं किया था, उन्होंने तो सुनी ही नहीं थी, उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया था। The courtiers avoided listening to the king's poem by making excuses. The ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation। ये गलत है। The ministers were skeptical। वो शक कर रहे थे कि ये जो बोल रहा है ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो skeptical थे, यानी शक कर रहे थे। And even sarcastic about Tenali Rama's claim of magical paddy seeds। और वो जो है मजाक भी बना रहे थे उनका कि ऐसी कौन सी बीजें हैं जिनसे 3 गुना फसल हो सकती है। The king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen। ये wrong है, right? The king realized his mistake after Rama's witty example and apologized to the queen। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रानी क्यों ये मानती हैं कि तेनाली रामा ही जो है वो राजा को समझा सकते हैं। तो वो ऐसा इसलिए मानती हैं क्योंकि ही इज नोन फॉर हिज विट एंड क्लेवर थिंकिंग। सारी दुनिया में तेनालीरामन जो है जाने जाते थे उनके दिमाग और चतुराई के लिए। He had helped solve many problems before and was trusted by the king। इससे पहले भी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे और राजा जो है उन पे भरोसा करते थे, राइट? क्योंकि वो राजा के एडवाइजर थे, सलाहकार थे। तो इसका मतलब जो है राजा उन पे भरोसा करते थे, इसलिए जो है रानी को लगा सिर्फ वही जो है राजा को समझा सकते हैं। What did the queen statement? If I had known this would happen, I would have chosen another day suggest about her feelings। तो रानी ने ये जो कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुन लेती। इससे जो है हमें क्या पता चलता है कि वो कैसी फीलिंग्स थी उनके अंदर, वो क्या सोच रही थी। तो इससे हमें पता चलता है that she regrets the unintended misunderstanding। वो जो है इस चीज का अफसोस कर रही हैं कि ये जो अनजाने में जो है राजा और उनके बीच में जो गलत फहमी हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो वो ये सोच रही थी कि अगर जो है उन्होंने कोई और दिन चुन लिया होता जिस दिन जो है वो इतनी थकी हुई नहीं होती, तो वो ऐसे यौन नहीं करती और राजा को बुरा नहीं लगता। बट आज जो है वो इतनी थकी हुई थी और राजा जो है आए उनके पास उन्हें कविता सुनाने और उन्होंने यौन किया, जिससे राजा को लगा कि वो जो है उनका अपमान कर रही हैं। How did Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skills? तेनाली रामा's response shows his wisdom because he doesn't rush। उन्होंने ये जो जवाब दिया कि जो है मैं कोई प्लान बनाऊंगा, मैं तुरंत कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दो। इससे हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर बहुत दिमाग है, वो कोई जल्दबाजी में काम नहीं कर रहे हैं, वो सोच समझ के करेंगे। He plans a smart and respectful way to solve the problem instead of confronting the king directly। वो जो है एक स्मार्ट प्लान बनाते हैं और अच्छे से जो है राजा के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे जाके जो है राजा को बोल दिया, ऐसे तो राजा कभी नहीं सुनेंगे ना। अगर आप जो है किसी राजा के पास, किसी जो है बड़े इंसान, रॉयल इंसान के पास जो है ऐसे सीधे जाके कंप्लेन कर दो कि आपने ये तो सही नहीं किया, ये तो गड़बड़ है, तो फिर वो नहीं मानेगा क्योंकि वो बड़ा इंसान है, उसे गुस्सा आ सकता है। तो तेनालीरामा ने अपना दिमाग लगाया, एक प्लान बनाया और उन्होंने जो है बहुत ही सलीके से जो है उनके सामने प्रॉब्लम को प्रस्तुत किया। This shows his ability to solve problems calmly and cleverly। इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर काबिलियत है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो शांति से और दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कुछ भी कर देंगे।
Fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets. The king's reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry. उन्होंने जो रिएक्शन दिया उससे पता चलता है कि वो थोड़े सेंसिटिव है, राइट? छोटी मोटी बात का भी उन्हें बुरा लग सकता है, वो थोड़े सेंसिटिव हैं और जो है वो अपनी पोएट्री में जो है बहुत गर्व लेते हैं, उन्हें जो है बहुत इस बात का गर्व है कि वो बहुत अच्छी पोएट्री लिखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला है व्हेन द किंग सेड आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी ही मींस दैट, जब राजा ने ये बात कही कि मैं जो हूँ अपने अहंकार में अंधा हो गया था, इससे उनका क्या मतलब है? इससे उनका मतलब है कि उनका ईगो जो है इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने बिना सोचे समझे जो है रानी की बात पे जो है ओवर रिएक्ट कर दिया, कुछ ज्यादा ही उस छोटी सी बात को बड़ा बना दिया और बाद में जो है उन्हें अपनी गलती समझ में आई। He realized that his ego made him overreact without understanding the queen's true feelings. He realized his mistake later. Why does the queen say, if you like, we can leave this quarrel behind us? रानी ऐसा क्यों कहती हैं कि अगर आप चाहो तो हम इस झगड़े को अपने पीछे छोड़ सकते हैं? तो वो ऐसा इसलिए कहती हैं because she wants to move on peacefully, क्योंकि वो जो है अब आगे बढ़ना चाहती हैं शांति से, लड़ाई झगड़े को भूल जाना चाहती हैं। She shows forgiveness and is happy that the king is ready to make up. वो जो है राजा को माफ कर देती हैं, तो अपना माफ करने वाला जो नेचर है वो दिखा रही हैं कि वो फॉरगिविंग है और वो इस बात से खुश हैं कि राजा जो है अब उनसे बात करना चाहते हैं और वो जो है पैचअप के लिए तैयार हैं। Fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets. The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows maturity and self awareness. राजा ने जो है इस बात को समझा कि अपने अहंकार में जो है वो चीजों को समझ नहीं पाए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि राजा जो है वो मेच्योर है और वो सेल्फ अवेयर भी है, राइट? राजा को पता है कि जो है मुझे बड़प्पन दिखाना चाहिए और साथ ही जो है उन्हें इस बात का भी एहसास है कि उन्होंने यहाँ पे गलती की थी। State any one characteristic that the queen's response to the king's apology shows about her. तो रानी ने ये जो रेस्पॉन्स दिया कि अगर आप चाहो तो हम इस झगड़े को अपने पीछे छोड़ सकते हैं, इससे हमें उनकी कौन सी क्वालिटी पता चलती है? इससे हमें पता चलता है शी इज फॉरगिविंग एंड काइंड हार्टेड। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द विजयनगरा एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा? It was considered to be in its golden era because under Krishnadeva Raya's rule, art, literature, and architecture flourished. He supported learning and was a great poet himself. तो उनके रूल में जो है विजयनगरी एम्पायर का जो है सुनहरा समय था, क्योंकि उस समय जो है आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर हर चीज जो है भर भर के थी, राज्य में हर चीज जो है फल फूल रही थी। How did Tenali Ramakrishna gain a special place in the king's court? Tenali Ramakrishna was known for his clever wit and humor. He solved many tough problems with intelligence and became a trusted advisor. तो वो जो है जाने जाते थे दुनिया में अपने दिमाग और चतुराई के लिए, और उन्होंने जो है बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स का भी जो है अपने दिमाग से सॉल्यूशन निकाला था और वो राजा के जो है इस वजह से एक बहुत ही ट्रस्टेड सलाहकार बन गए थे। How did the quarrel between the king and the queen affect the palace? The palace became dull and silent after the quarrel between the king and the queen. The cheerful atmosphere was lost and the queen felt sad. What strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? Tenali Rama used a clever example in court about paddy seeds and sowing them while yawning. It made the king laugh and understand that yawning isn't disrespectful. उन्होंने जो है एक बहुत ही क्लेवर एग्जाम्पल जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया था पैडी सीड्स के बारे में, चावल के बीजों के बारे में, कि जो है अगर आप उन्हें बोओगे यौन करते हुए तो फिर जो है फसल सही नहीं होगी। तो ये बात सुन के राजा को हंसी आ गई थी और उन्हें पता चल गया था कि यौनिंग जो है वो किसी का अपमान करना नहीं है। अगर कोई यौन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अपमान कर रहा है। What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds? The courtiers laughed and made sarcastic comments when Tenali Rama introduced his special paddy seeds.
They did not believe his claim. तो जितने भी दरबारी थे सब जो है हंसने लगे और तेनालीरामा का मजाक बनाने लगे जब वो जो है अपनी स्पेशल पैडी सीड्स को लेके आए जो उनके चावल के बीज थे। किसी ने भी जो है उनकी बात का भरोसा नहीं किया। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम इट? ये स्टोरी जो है खत्म होती है जब राजा जो है रानी से माफी मांगते हैं। द स्टोरी एंड्स विद द किंग अपोलोजाइजिंग टू द क्वीन। The lesson is that understanding, forgiveness and humility are important in any relationship. और लेसन हम इस बात से ये सीखते हैं कि किसी भी रिश्ते में जो है समझ बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को माफ करें और ह्यूमिलिटी हो हमारे अंदर, यानी हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं हो कि हम जो है किसी की किसी बात को भूल भी ना पाए। तो जो है ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग तीनों ही जो है किसी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। Next is fill in the blanks. My mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moments. मेरी माँ जो है बहुत तेज दिमाग की हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसकी वजह से कितनी भी मुश्किल परेशानी का मोमेंट हो वो उसे जो है लाइट कर देती हैं, माहौल को हल्का कर देती हैं। Once at a family dinner an argument began over a minor issue. एक बार जो है एक फैमिली डिनर चल रहा था और एक छोटी सी बात पे जो है दो लोगों की बहस हो गई। एंड मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और पूरे रूम में जो है आपस में सब लोग जो है एक दूसरे से खुसफुसाहट करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे दबी आवाज में। मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम का मतलब हुआ धीमी आवाज में, दबी सी आवाज में जो है सब एक दूसरे से कुछ बात करें। जैसे आपके क्लास में कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी एक बच्चे ने कुछ शैतानी करी हो तो सारा क्लास आपस में जो है खुसफुसाने लगता है ना, सब एक दूसरे से कहने लगते हैं अरे देखो इसने क्या किया। तो ये जो है जब ऐसे धीमी दबी आवाज में आप बात करो तो उसे कहते हैं मर्मर। Just as things were getting serious, she made a clever remark and laughter rippled through the gathering. जैसे ही जो है चीजें सीरियस होने लगी उन्होंने जो है एक मजाक किया जिसकी वजह से जो है पूरा रूम जो है हंसी से खिलखिला उठा। रिपल थ्रू का मतलब होता है बीच में जो है हंसी जो है फूट पड़े। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट स्टॉर्म्ड ऑफ, वो इंसान जिसने जो है लड़ाई स्टार्ट करी थी वो जो है वहां से गुस्से में चला गया। स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब है गुस्से में चले जाना। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन एंड अ हश फेल ओवर, हर कोई जो है इस एक्शन को जो है डिसअप्रूव कर रहा था, हर कोई कह रहा था कि ऐसे गुस्से में चले जाना, ये गैदरिंग छोड़ के ये गलत है। और पूरा रूम जो है बिल्कुल शांत हो गया। हश फेल ओवर का मतलब सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाए। My mind raced back to how my mother had saved other situations like this. मेरा दिमाग जो है वापस उस समय के पास जो है जाने लगा जब मेरी माँ ने जो है ऐसी ही और सिचुएशंस में जो है पूरे माहौल को जो है ठीक किया था। उन्होंने जो है इस सिचुएशन से सबको बचा लिया था कि हर कोई जो है टेंस ना हो, तो उन्होंने जो है कुछ ना कुछ विटी रिमार्क करके जो है सिचुएशन को लाइट कर दिया था। Without her, such moments would have cast a shadow over the gatherings. I hope that I grow up to be as witty as my mother. अगर वो नहीं होती तो ऐसे moments जो हैं वो अंधकार में बदल जाते, राइट? पूरी गैदरिंग जो है एक तरह से सैड हो जाती। कास्ट अ शैडो का मतलब है किसी जगह पे अंधकार आ जाए या जो है हर कोई मायूस हो जाए तो उसे आप कहोगे कास्ट अ शैडो। नाउ इस पैराग्राफ में आप चाहो तो नंबर 1 में जो है हश फेल ओवर जो है वो भी लिख सकते हो कि जो है कोई लड़ाई हुई दो लोगों के बीच और पूरा जो माहौल था वो बिल्कुल शांत हो गया, सब लोग जो है बिल्कुल शांत हो गए। और नंबर 4 जो है यहाँ पे everyone disapproved of the action and a murmur swept through the room। तो यहाँ पे जो है आप ये murmur swept through the room जो हमने नंबर 1 में किया था उसे आप नंबर 4 में जो है फिल कर सकते हो कि हर किसी ने जो है उस इंसान जो कि वहां से उठ के चला गया था उसके इस एक्शन को जो है गलत ठहराया और जो है पूरे रूम में जो है हर कोई एक दूसरे से धीमी आवाज में कुछ ना कुछ कहने लगा। एक फुसफुसाहट जो है पूरे रूम में फैल गई। तो आप चाहो तो फर्स्ट और फोर को जो है इंटरचेंज भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। The writer uses words like roared, murmur in the text to indicate the sound produced। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें राइटर ने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जैसे कि रोर, मर्मर,
ताकि बता सके कि उस मोमेंट पे कौन सा साउंड जो है वो आ रहा है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड को बताने के लिए ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये साउंड्स जो हैं अलग अलग होते हैं, हर साउंड के लिए अलग वर्ड होता है। तो आपको जो है करेक्ट वर्ड से जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहला है एज द टीचर बिगैन द रिडल चैलेंज अ मर्मर ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। जैसे ही टीचर ने कहा कि आज जो है पहेलियों का चैलेंज सबके लिए होगा, तो पूरा क्लासरूम में जो है ऐसे खुसफुसाहट की आवाज आने लगी। मर्मर यानी सब लोग जो है एक्साइटमेंट में एक दूसरे से बात करने लगे। Ananya sighed in relief. She loved riddles more than solving mathematics problem. अनन्या ने जो है राहत की सांस ली। साइड इन रिलीफ मतलब राहत की सांस ली, क्योंकि उसे जो है मैथ की प्रॉब्लम से ज्यादा रिडल्स पसंद है। Think carefully, the teacher began to mumble as she wrote a riddle on the board. तो टीचर जो है जब वो बोर्ड पे जो है रिडल लिख रही थी तो वो जो है बुदबुदाने लगी। थिंक केयरफुली, मम्बल का मतलब होता है बुदबुदाना, जब आप अपने आप से बात करो धीमी आवाज में। When the question was revealed, a few students gasped, realizing it wasn't as easy as they had expected. जब questions जो है बच्चों ने देखे तो कुछ बच्चे जो है वो एकदम से जो है उनकी सांस अटक सी गई। gasped यानी एकदम से सांस उनकी रुक गई, क्योंकि उन्होंने realize किया कि question इतने आसान नहीं है जितने वो सोच रहे थे। Some exchanged snickers, wondering if anyone at all would be able to solve it. और कुछ बच्चे जो है आपस में दबी सी आवाज में जो है हंसने लगे, ये सोच के कि कोई इसे सॉल्व भी कर पाएगा या नहीं। स्निकर्स का मतलब होता है दबी आवाज में हंसना। Just then Ananya tapped her book on the desk with a small thud, deep in thought. और उसी समय अनन्या ने जो है अपनी बुक पे जो है अपना हाथ मारा, जिससे थर्ड की आवाज आई। ना जब भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट, कोई बुक जो है वो ऐसे गिर जाए तो वो जो साउंड होता है उसे हम थर्ड कहते हैं। Ah, I see it now, she said, stretching with a groan, as if it had taken her great effort. और फिर जो है उसने अपने हाथों को जो है स्ट्रेच करते हुए कहा, अरे अब मुझे समझ में आ रहा है। और उसने ये जो है ऐसे कराते हुए कहा जैसे कि उसने कितनी मेहनत की हो। ग्रोन का मतलब होता है जैसे आपको कोई दर्द हो रहा हो, आप किसी बात से परेशान हो, तो वो जो कराहने की आवाज होती है उसे ग्रोन कहते हैं। तो उसने जो है ऐसे दर्द वाली आवाज में जो है कहा जैसे कि पता नहीं कितनी मेहनत की होगी पहेली का हल सोचने में। A small breeze made the windows rattle, adding to the suspense of the moment. और फिर उसी समय जो है थोड़ी सी हवा चली, जिसकी वजह से जो खिड़कियां थी क्लासरूम की वो रैटल करने लगी, यानी ऐसे तेजी से जो है आवाज करें, ऐसे खटखट की आवाज हो तो वो रैटल हुआ। जैसे खिड़की जो है बंद खुल ऐसे जो साउंड करे, बार बार खड़खड़ाए, तो वो जो साउंड है उसे रैटल कहते हैं। बार बार जो है वो खड़खड़ाने का जो साउंड होता है। So what's the answer? The students roared, their voices filled with playful enthusiasm. और फिर सारे बच्चे जो है ऐसे गरजते हुए चिल्लाते हुए बोले, तो आंसर क्या है? रोड का मतलब हुआ गरजना। Leaning forward with a smile, Ananya whispered, sometimes the trickiest questions have the simplest answers. फिर जो है आगे झुकते हुए हंसते हुए अनन्या ने धीमी सी आवाज में कहा, कभी कभी जो है जो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं उनके आंसर बहुत ही सिंपल होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ओके, मरमर का मतलब होता है खुसफुसाना। साइड का मतलब हुआ ऐसे जो है आपकी सांस, आप जो लेते हो राहत की सांस लो तो वो हुआ साइड। मम्बल का मतलब हुआ बुदबुदाना, जब आप अपने आप से बात करो धीमी आवाज में। गैस्प का मतलब है आपकी सांस बिल्कुल अटक जाए, आपकी सांस रुक जाए। स्निकर्स का मतलब हुआ दबी सी आवाज में मुस्कुराना। थर्ड का मतलब है कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरे तो वो जो आवाज होती है। ग्रोन का मतलब है दर्द में कराहना। रैटल का मतलब है खटपट की आवाज हो, कोई चीज जो है आपस में जो है ऐसे टकराए तो वो जो खटपट की आवाज आए। रोड का मतलब होता है गरजना, और विस्पर्ड का मतलब होता है धीमी सी आवाज में कुछ कहना। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बना दें, जैसे कि सन और लाइट को जोड़ के हमने बना दिया सनलाइट, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड। तो अगर हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाएं जिसका मीनिंग जो है बिल्कुल ही अलग हो तो वो हो जाता है कंपाउंड वर्ड।
नाउ कंपाउंड वर्ड जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। एक है क्लोज्ड कंपाउंड, जहाँ पे जो है वर्ड जो है जोड़ के एक नया वर्ड हमने बना दिया, राइट, पूरा एक वर्ड बन गया कंप्लीट। सेकेंड है हाइफेनेटेड, जहाँ पे बीच में ऐसे हाइफन आ जाता है, जैसे कि वेल प्लान्ड में आया है। और तीसरा है ओपन कंपाउंड, जहाँ पे दो वर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे कि पैडी सीड्स। तो यहाँ पे जो है हमें कॉलम वन और कॉलम टू में वर्ड्स दिए हैं, इनको जोड़ के जो है हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन से कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं। सो फर्स्ट है क्विक। क्विक के साथ जो है मैंने विटेड को जोड़ा है, तो बन गया क्विक विटेड। और ये जो है ये हाइफेनेटेड है, राइट, क्योंकि बीच में हाइफन है। सॉफ्ट के साथ स्पोकन को जोड़ दिया तो सॉफ्ट स्पोकन, ये भी हाइफेनेटेड है। कॉमन के आगे जो है सेंस लगा दिया तो कॉमन सेंस, ये जो है ओपन है। हाउस के आगे होल्ड लगा दिया तो हाउस होल्ड, ये जो है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। बुक के आगे स्टोर लगाया तो बुक स्टोर, ये भी क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। इल के आगे टेम्पर्ड लगाया तो हाइफेनेटेड है ये वाला इल टेम्पर्ड। स्काई ब्लू ये हो गया ओपन कंपाउंड वर्ड। एंड डांस हॉल ये भी ओपन कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट अभी ये जो हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाए, इससे हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। रवि वो सॉफ्ट स्पोकन, रवि जो है बहुत ही मीठा बोलने वाला इंसान था। ही ग्रो अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड, वो जो है बहुत ही हंसते खेलते घर में बड़ा हुआ था, जहाँ पे जो है उसने अलग अलग टाइप के लोगों को डील करना, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, ये उसने सीखा था। हिज फ्रेंड अरुण हाउएवर वाज इल टेम्पर्ड, जबकि उसका दोस्त अरुण जो है वो बहुत ही चिड़चिड़ा था। एंड ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस, और अक्सर जो है वो अपनी पेशेंस को खो देता था, लड़ाई करने लग जाता था। डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवीज क्विक विटेड, इसके बावजूद भी जो है वो रवि का जो तेज दिमाग था उसकी वो प्रशंसा करता था, एडमायर करता था उसे। वन इवनिंग एज दे पास्ड अ डांस हॉल, एक शाम जो है जब वो एक डांस हॉल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो है कुछ परफॉर्मर्स को बाहर निकलते देखा। तो रवि ने नोटिस किया कि उनमें से एक ने जो है स्काई ब्लू रंग की किताब को जो है जमीन पे गिरा दिया था। तो उसने पूछा क्या ये तुम्हारी है? तो उसने जवाब दिया, ओ थैंक यू यंग मैन। द परफॉर्मर स्माइल, तो परफॉर्मर ने जवाब दिया, हाँ थैंक यू। इट्स अ रीसेंट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर राउंड द कॉर्नर, मैंने हाल ही में ये किताब खरीदी है उस बुक स्टोर से जो कि वहां गली के किनारे पे है। ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्टली सेड टू रवि, तो अपने स्वभाव के अनुसार अरुण ने तुरंत रवि से कहा, इट्स कॉमन सेंस दैट इट्स नॉट फ्रॉम अ बेकरी बट बुक शॉप, ये तो आम बात है, राइट, ये तो कॉमन सेंस है कि किताब जो है बेकरी से तुम नहीं लोगे, किताब की दुकान से ही लोगे। तो उसकी ये बात सुन के जो है रवि मुस्कुराया और वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रामर का टॉपिक है। यहाँ पे हमें कंडीशनल्स और क्लॉज दो चीजें बताई गई हैं ना। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, पूरा ध्यान दीजिएगा, इतना आसान टॉपिक भी नहीं है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन दीजिए। ना कंडीशनल्स क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें इफ होता है, कोई कंडीशन लगी हुई है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें दो पार्ट होंगे। पहला तो होगा जहां कंडीशन लगी हुई है, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। दूसरा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पहला है कंडीशन और दूसरा है रिजल्ट, कि अगर ये हुआ तो ये होगा। अगर मैं बोलूं इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास इन योर एग्जाम, अगर तुम जो है मेहनत करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो एग्जाम में पास होने के लिए क्या कंडीशन है? तुम पढ़ाई अच्छे से करो। तो कंडीशन हुई इफ यू स्टडी हार्ड, और इसका रिजल्ट हुआ यू विल पास इन योर एग्जाम। तो जो है कंडीशनल्स में दो पार्ट होते हैं सेंटेंस में, एक है कंडीशन और दूसरा है उसका रिजल्ट। नाउ कंडीशनल्स जो सेंटेंस होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे आपको जो है तीन टाइप के बताए गए हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, ये है फर्स्ट कंडीशनल, ये है सेकंड कंडीशनल और ये है थर्ड कंडीशनल। तो चलिए देखते हैं ये तीनों कंडीशनल्स जो हैं डिटेल में क्या मतलब है इनका। नाउ आपके सिलेबस में जीरो कंडीशनल नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है और थर्ड है। तो हम जीरो कंडीशनल फिर भी पढ़ लेते हैं देखने के लिए कि ये क्या है। नाउ जब भी जनरल ट्रूथ की बात हो या फैक्ट्स की बात हो, हम जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं।
जैसे कि इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉइल्स, अगर आप पानी को गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो उबलने लग जाएगा। जनरल फैक्ट है, राइट? ये सच है, ऐसा होगा अगर करोगे तो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो जीरो कंडीशनल होता है, जिसमें इफ के साथ कंडीशनल वाला जो पार्ट है उसमें इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लग रहा है, और जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही जो पार्ट है, सॉरी नॉट दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही जो क्लॉजेस हैं सेंटेंस में वो प्रेजेंट सिंपल में है। नाउ फर्स्ट कंडीशनल क्या है? फर्स्ट कंडीशनल जो है उसका यूज होता है रियल की कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कि ये चीज सच में हो सकती है फ्यूचर में, कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, रियलिटी की बात हो रही है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास इन योर एग्जाम, अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, रियल पॉसिबिलिटी है। सच में अगर तुमने पढ़ाई करी तो सच में पास हो जाओगे, ओके? तो ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें आप रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशनल का यूज होता है। जैसे कि इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप, अगर कल बारिश हुई तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। तो रियल पॉसिबिलिटी है, अगर सच में बारिश हुई तो सच में ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कंडीशनल पार्ट है उसमें हम इफ के साथ जो है प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें हम विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए विल के साथ कैंसिल आया है, वर्ब की बेस फॉर्म। नाउ सेकंड कंडीशनल क्या है? जब हम इमेजिनरी या अनलाइकली सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट या फ्यूचर की। अनलाइकली और इमेजिनरी क्या हुआ? काल्पनिक सिचुएशन है, ऐसा कभी सच में नहीं हो सकता है, ये सिर्फ काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तब हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं, जैसे कि इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू स्कूल, अगर मेरे पर होते तो मैं स्कूल उड़ के जाती। नाउ मेरे कभी पर नहीं होने वाले हैं, राइट? ये ना तो प्रेजेंट में हो सकता है ना फ्यूचर में हो सकता है, ये चीज इम्पॉसिबल है। तो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन में सेकंड कंडीशनल का यूज होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ जो है हम पास्ट टेंस लगा रहे हैं, पास्ट सिंपल, और जो रिजल्ट पार्ट है सेंटेंस का उसमें हम वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वुड फ्लाई, वर्ब की बेस फॉर्म आई है, फ्लाई जो है अपने बेस फॉर्म में है। सो इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू स्कूल, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। नाउ थर्ड कंडीशनल जो है उसका यूज तब होता है जब हम पास्ट की कोई सिचुएशन की बात करें जिसमें वो चीज नहीं हो पाई। तो ये एक तरह से वो काश वाली फीलिंग है, काश ये होता तो ये हो जाता, काश मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द टेस्ट, अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करती तो मैं टेस्ट पास कर लेती। तो ये पास्ट की सिचुएशन की बात है जिसमें जो है आप प्रेजेंट में इस समय आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हो, जो हो गया सो हो गया। तो जब जो है किसी ऐसी सिचुएशन की बात हो पास्ट की जो कि हो चुकी है और अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक तरह से अफसोस मना रहे हो कि काश मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, तब जो है हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। नाउ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इफ के साथ कंडीशनल वाला जो पार्ट है उसमें इफ के साथ हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगता है, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें हम वुड हैव के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द टेस्ट। तो यहाँ पे हैड के साथ स्टडीड आया है पास्ट पार्टिसिपल स्टडी का, और वुड के साथ हमने हैव लगाया है प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट का जो है पास्ट पार्टिसिपल हुआ पास्ट। तो यहाँ पे जो है ऐसे होंगे ये हमारे तीन कंडीशनल। और ये जो आपके कंडीशनल्स हैं इन्हें मैंने यहाँ पे एक चार्ट में एक्सप्लेन करा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है क्या है कंडीशनल्स का। नाउ हमारी जो एक्टिविटी है उसमें एक और चीज है क्लॉज। नाउ क्लॉज क्या है? क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, जैसे कि शी सिंग्स, वो गाना गाती है। ये क्लॉज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सब्जेक्ट है शी, कौन एक्शन कर रहा है? वो कर रही है, राइट? तो वो हो गई सब्जेक्ट। एक्शन क्या है? सिंग्स, गाना गाती है। ये हो गया हमारा वर्ब, हमारा एक्शन। तो ये हो गया एक क्लॉज क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। नाउ क्लॉज जो है दो टाइप के होते हैं, मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से आपको समझ में आ जाएगा दोनों क्या है। मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसे अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे कि शी सिंग्स,
आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा सेंस बना रहा है अपने आप में, राइट? इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ आई वेंट टू द मार्केट, आपको मीनिंग समझ में आ गया, आप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सब बात की बातें हैं, बट ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, राइट? इनकम्प्लीट नहीं लगता है। ऐसे ही नाउ सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज का क्या है, वो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे, यानी अपने आप में वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे तो इनकम्प्लीट लगेगा, ऐसा लगेगा आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, इस सेंटेंस में कुछ मिसिंग है। जैसे कि इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है, सिर्फ अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे तो पता होता तो क्या, क्या होता, क्या नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट है, राइट? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें जो है आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्लॉज हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वो अपने मीनिंग के लिए इस मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे, अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है तो मैं कोई और दिन चुन लेती। तो अगर जो है सेंटेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन तो ये हो गया इनकम्प्लीट टाइप, तो ये है डिपेंडेंट। आई वुड हैव चोजन अनदर डे, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? मैंने कोई और दिन चुन लिया होता, ठीक है, चुन लिया होता। समझ में आ रहा है? कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा सेंस बना रहा है, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। तो सेंटेंस का वो पार्ट जो अपने आप में जो है कंप्लीट मीनिंग बना रहा है, अपने आप में वो अकेले सेंटेंस भी बन सकता है, अगर आप उसे जो है इस क्लॉज से अलग कर दो तो वो हो जाता है हमारा मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेंटेंस का वो पार्ट जो कि जो है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसको आप इस क्लॉज के साथ कनेक्ट करो, तो वो हो जाता है हमारा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, समझ में आया ना? क्लॉज क्या हुआ? वो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट या वर्ब है या नहीं है वो देखते हैं। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट है आई और हैड नोन जो है हमारा वर्ब हो गया, अगर मुझे पता होता तो, राइट? तो हमारा पता होना जो है ये एक्शन हो गया, और मुझे पता होता तो मैं हो गई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है वो हो जाते हैं क्लॉज। और क्लॉज होते हैं दो टाइप के, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और ये है हमारा कंडीशनल्स का चार्ट जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फर्स्ट कंडीशनल, इसका यूज होता है फ्यूचर की किसी रियल पॉसिबिलिटी के लिए। सेकंड कंडीशनल, इसका यूज होता है इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। और थर्ड कंडीशनल जिसका यूज होता है पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन के लिए जिसे अब जो है आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया। नाउ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस में जो है आपको सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज बताने हैं। नाउ इफ वाले जो कंडीशनल्स हैं उसमें जो भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा इफ क्लॉज होगा। तो यहाँ पे इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज है आवर फार्मर्स वुड सफर, आर फार्मर्स वुड सफर, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया मेन क्लॉज। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो इसलिए ये है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज हो गया आई वुड हैव चोजन अनदर डे, मैं दूसरा दिन चुन लेती। कंप्लीट सेंटेंस है, किसी और चीज की इसे जरूरत नहीं है मीनिंग को क्लियर करने के लिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे जरूरत है मेन क्लॉज की, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो समझ में आया ना? क्लॉज जो है क्या हुए? क्लॉज हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। मेन क्लॉज हुआ जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ वो जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो ये थी हमारी कंडीशनल्स और क्लॉज की
एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें कॉलम 1 में सबऑर्डिनेट क्लॉज दिए हैं और कॉलम 2 में मेन क्लॉज, हमें इन्हें मैच करना है। मैच करने से पहले बहुत जरूरी है आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा अगर इफ क्लॉज में ये टेंस है तो मेन क्लॉज में ये टेंस होगा। ना यहाँ पे देखिए, इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड, अगर मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो ये है सेकंड कंडीशनल हमारा, क्योंकि एक तो सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा क्या है, अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन की बात हुई है, राइट। जादुई छड़ी सच में नहीं हो सकती है, ये कोई काल्पनिक बात है, तो इसलिए ये है हमारा सेकंड कंडीशनल। तो इसमें मेन क्लॉज क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स। वुड और वर्ब की बेस फॉर्म, मैं अपने आप को पर दे देती अगर मेरे पास जादुई छड़ी होती तो। इफ इट रेन्स टुमारो, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, ये फर्स्ट कंडीशनल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हुई है, सच में कल बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है बिल्कुल काल्पनिक है, हो सकता है कल बारिश हो जाए। तो अगर कल बारिश हुई तो यहाँ पे मेन क्लॉज में क्या होगा, विल प्लस बेस वर्ब आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स, हम जो है अंदर रहेंगे और बोर्ड गेम्स खेलेंगे। तो विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट है इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो ये है हमारा थर्ड कंडीशनल, क्योंकि हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आया है। और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पास्ट की बात हो रही है, राइट, तुमने ध्यान से सुना होता तो ये वो काश वाली बात है, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, तो इसलिए ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। तो इसमें क्या होगा, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो हमने कर दिया यू वुड हैव सॉल्व द पजल। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, नाउ ये क्या है, ये है हमारा सिंपल में फर्स्ट कंडीशनल है, क्योंकि एक रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हुई है कि अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे तो वी विल गो टू द थिएटर, हम थिएटर जाएंगे। विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इफ आई वर इनविजिबल आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम, यहाँ पे वर इनविजिबल क्या है, सेकंड कंडीशनल है। एंड अगेन अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन की बात हुई है, राइट, कोई सच में मैं इनविजिबल तो हो नहीं सकती हूँ, तो मैं एक काल्पनिक बात कर रही हूँ, इसलिए सेकंड कंडीशनल है, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम। If the alarm had rung, the boys would have woken up on time. Had rung यहाँ पे क्या है, थर्ड कंडीशनल है, had प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है, राइट, कि अगर अलार्म जो है टाइम पे बज जाता तो लड़के जो है समय पे उठ जाते, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो एक्टिविटी है, ये अगर आप इस चार्ट को याद कर लो तो बहुत इजी हो जाएगी करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें इधर आपको मेन क्लॉज दिया हुआ है या सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ है, आपको जो भी दिया है उसका दूसरा वाला फिल करना है। तो यहाँ पे योर टीचर विल बी अनहैप्पी जो है हमारा मेन क्लॉज दिया हुआ है, हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इफ यू डोंट सबमिट योर असाइनमेंट, तुम्हारी टीचर जो है नाराज हो जाएंगी अगर तुम अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो। they would have caught the train if they had left earlier, अगर वो जो है पहले चले जाते तो वो ट्रेन को पकड़ लेते। तो यहाँ पे अगेन हमें मेन क्लॉज दिया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें फिल करना है। यू विल फॉल इल इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, तुम जो है बीमार हो जाओगे अगर जो है तुम ऐसे ही हर रात देर तक जागोगे। तो यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया है, हमें मेन क्लॉज जो है यहाँ पे फिल करना है। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल अस, यहाँ पे हमें अगेन मेन क्लॉज फिल करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ है। ब्लैंक इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ पे भी हमें मेन क्लॉज फिल करना है, तो हम लिख सकते हैं शी वुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास जो है मिलियन रुपीज होते तो मैं वर्ल्ड ट्रैवल, दुनिया ट्रैवल करती। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे अगेन कंप्लीट सेंटेंस करने हैं, हमें यहाँ पे जो है मेन क्लॉज जो है सारे फिल करने हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सारे दिए हुए हैं, इफ वाले क्लॉज हैं, हमें मेन क्लॉज ऐड करनी है। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल आई वुड इंट्रोड्यूस मोर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। If I were a magician, I would make all problems disappear. If I had studied harder, I would have gotten a better grade.
ना ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं अगेन जो है बहुत इजी हो जाएंगी अगर आप वो जो है जो चार्ट मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था उसे आप अच्छे से याद कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ क्लॉज में अगर ये टेंस है तो मेन क्लॉज में ये टेंस होगा। नेक्स्ट जो है हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, यानी यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दी है जो कि आपकी टीचर आपको रीड करके बताएंगी एंड आपको सुन के जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला वाला देखिए, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइड विद अ थिक रोप, तो वो जो रोप जिससे वो बंडल ऑफ स्टिक्स जो है बंधी हुई थी वो थिक थी, तो थिक हमारा करेक्ट है। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज एरोगेंट, यहाँ पे देखिए रामा है टॉट द एरोगेंट स्कॉलर अ लेसन, तो एंड में जो है स्कॉलर को एरोगेंट कहा गया है। नेक्स्ट आपको जो है ये इवेंट्स जो हैं इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो स्टोरी के हिसाब से कौन सी चीज पहले हुई वो नंबर वन होगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे इवेंट्स को जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किया है, अगर आप स्टोरी जो है पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है इवेंट्स का करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? राइज एंड फॉल इन टोन, यानी जब भी हम किसी से बात करते हैं हमारी आवाज कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो ये जो उतार चढ़ाव है वॉइस का वो कहलाता है इंटोनेशन। आप जब भी किसी से बात करते होगे आपने नोटिस किया होगा ऐसा नहीं है आवाज एक ही टोन में है, एक ही सुर में बात नहीं कर रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे जा रहे हो। तो ये जो वॉइस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये जो वॉइस का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है ये है इंटोनेशन ना। जब भी हम किसी से यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो एंड में जो है हमारी वॉइस ऊपर चली जाती है, टोन जो है राइजिंग होती है, क्योंकि ये जो एंड वाला वर्ड है वो मेन होता है, जो सेंटेंस है उसका मेन वर्ड वही है, उसी पे सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए आवाज उस पे ऊपर चली जाती है। आर यू कमिंग होम, क्या तुम घर आ रहे हो, तो घर जो है वो मेन है इस सेंटेंस में, तो इस पे जो है आपकी टोन राइजिंग हो जाएगी। बट जब आप किसी से डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन पूछते हो जैसे कि व्हाट व्हेन हाउ व्हाट व्हेन व्हाई वेयर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस पे जो है एंड में आपकी टोन जो है वो फॉलिंग होती है, यानी आवाज नीचे जा रही है, जैसे कि व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे। तो यहाँ पे घर मेन नहीं है, कब आओगे कब नहीं आओगे वो मेन है, तो इसलिए एंड में जो है आपकी वॉइस फॉलिंग हो गई, जबकि यस या नो क्वेश्चन में एंड में आपकी टोन राइजिंग होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें आपको करेक्ट इंटोनेशन में बोलना है, यानी बताना है आपकी टोन जो है राइजिंग होगी एंड में या फॉलिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने ऊपर वाला एरो लिखा है यानी जो टोन है वो एंड में राइजिंग होगी, और अगर नीचे वाला एरो है तो एंड में टोन फॉलिंग होगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, इज दिस योर कैट, तो कैट पे जो है राइजिंग टोन होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, तो यहाँ पे कैट पे टोन जो है वो फॉलिंग हो गई। विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, तो यहाँ पे विलेज पे जो है राइजिंग टोन है क्योंकि ये यस या नो वाला क्वेश्चन है। वाई आर यू गोइंग टू योर विलेज, यहाँ पे जो है फॉलिंग टोन हो गई क्योंकि ये डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है। इज दिस वे यू लिव, क्या यहाँ पे तुम रहते हो, तो ये यस या नो वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एंड पे जो है राइजिंग टोन हो गई। तो एरो के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा ये राइजिंग टोन है या फॉलिंग टोन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, कैन आई मीट योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो। तो जो है यहाँ पे एरो के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा टोन राइजिंग है या फॉलिंग। तो जब आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है आपको एंड में आवाज बिल्कुल ऊंची कर लेनी है, बहुत ऊंची आवाज में वो वर्ड बोलना है, नहीं, सटल डिफरेंस होना चाहिए, राइट। समझ में आए कि सेंटेंस में आप इस चीज पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा ऊपर करना है, ऐसा नहीं है चिल्लाना है एंड में। तो राइजिंग और फॉलिंग टोन का मतलब ये नहीं है कि राइजिंग में चिल्लाने लग जाओ और फॉलिंग में बिल्कुल चुपचाप शांति से वो वर्ड बोलो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही सटल डिफरेंस होना चाहिए जो सुनने में समझ में आए, बट ऐसा नहीं है कि कान फाड़ने वाला राइजिंग हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम,
why are you here, when will you go to school, how will you go to school, where is your school, who who are you। तो ये सब जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ओके, इनका यूज हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, सिंपल। नाउ आपको जो है दो लोगों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन डिजाइन करनी है, जिसमें जो है आप कोई ट्रिप जो है वो प्लान कर रहे हो और एक दूसरे से जो है ट्रिप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो आपको इन वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चंस पूछने हैं। यहाँ पे आपको जो है कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन पे जाओगे, क्यों जाओगे, कैसे जाओगे, कब जाओगे, कितने दिनों के लिए जाओगे, कौन कौन जाएगा आपके साथ और वहां पे क्या क्या करोगे। तो ये सब जो है आपको डिस्कस करना है। तो एक कॉन्वर्सेशन जो है आपको डिजाइन करनी है। नाउ जब ये आप एक्टिविटी करोगे तो ये स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो याद रखना है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो एक दूसरे से, तो जो इंटोनेशन है, जो आपकी टोन है, वो फॉलिंग है या राइजिंग है, उसका ध्यान रखना है क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। यस या नो वाला क्वेश्चन है तो राइजिंग टोन होगी, और अगर डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन है या फिर यस या नो से अलग क्वेश्चन है तो फॉलिंग टोन होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सेंटेंस बना रहे हो वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि ये देखिए, हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन सबसे क्लेवर कैरेक्टर है। नाउ ये क्वेश्चन क्या आप ऐसे पूछ सकते हो, हु द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इज इन द स्टोरी, नहीं। यहाँ पे इज जो है यहाँ पे आना चाहिए, आपने जो है सेंटेंस का ऑर्डर गलत कर दिया है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस जो है वो बोलना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है एक आपको कॉन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दी है, जिसमें दो बच्चे जो है एक बीच ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ए बोलेगा, सो अबाउट आवर ट्रिप वेयर आर वी थिंकिंग ऑफ गोइंग। स्टूडेंट बी, आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा। स्टूडेंट ए, एंड व्हाई आर वी प्लानिंग दिस ट्रिप। स्टूडेंट बी, to relax, enjoy nature and escape the city for a bit. Student A, how are we going to get there? Student B, we will probably drive. It's a beautiful scenic route. Student A, when do you think we should go? Student B, I'm thinking late September or early October after the summer crowds. Student A, who's coming with us? Student B, just us two for now, but maybe we can invite Raj and Gaurav if they are free. Student A, what activities are we going to do there? Student B, definitely hiking, beach walks, stargazing and maybe some photography. तो आप जो है इससे आइडिया लेके और कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हो, और किसी टॉपिक पे कहीं और जाने की बात कर रहे हो, मैंने बीच ट्रिप बोला है, आप माउंटेन ट्रिप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। बट बेसिक आइडिया ऐसे ही होगा कि आपको एक दूसरे से बात करनी है और आपको प्लान करना है ट्रिप। तो आप उसमें जगह डिस्कस करोगे, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जाओगे, किस किस के साथ जाओगे, वहां पे क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें जो हैं आपको डिस्कस करनी है। और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट अगेन जो है आपकी एक और स्पीकिंग एक्टिविटी है, जिसमें जो है आपको आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी, फेवरेट फोकटेल जो है वो डिस्कस करनी है। कि आपने कोई भी कहानी पढ़ी हो, पंचतंत्र की कहानी है, कोई आपने कॉमिक बुक पढ़ी है, कोई भी स्टोरी जो आपने पढ़ी है उसे आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई कौन कैरेक्टर था, स्टोरी किस बारे में थी, क्या था स्टोरी में। ये सब जो है आपको पूछना है। बट आपको याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप करेक्ट इंटोनेशन का यूज करो, यानी आपकी जो टोन है वो एंड में फॉलिंग होगी या राइजिंग होगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं और ये सभी जो है फॉलिंग टोन में होंगे। तो एंड में जो टोन है वो फॉलिंग होगी, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो यस या नो वाला नहीं। तो ऐसे जो है आप एक कॉन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हो अपने क्लास में अपने क्लासमेट के साथ। नेक्स्ट है हमारी राइटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है नरेटिव ऐसे की बात हुई है। नरेटिव ऐसे क्या होता है, जब जो है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करके जो है कोई कहानी जो है वो नरेट करो, ऐसे के रूप में जो है उसे लिखो। तो वो हो गया नरेटिव ऐसे। नाउ ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, बट बेसिकली आप इस ऐसे को एक स्टोरी की तरह लिख रहे हो, एक स्टोरी की तरह नरेट कर रहे हो कि ये घटना हुई थी वो आप बता रहे हो। तो यहाँ पे जो है हमें एक नैरेटिव ऐसे दिया गया है, अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी।
One bright Monday morning, I woke up to the sounds of birds chirping loudly. तो एक जो है सुबह मंडे को जो है मैं उठा चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुन के. For once I was in late for school. पहली बार जो है मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ था यानी टाइम पे उठ गया था. My uniform was neatly laid out and my homework was already packed in my bag. तो मेरी यूनिफॉर्म भी जो है अच्छे से जो है रखी हुई थी और मेरा जो होमवर्क था वो भी कंप्लीट होके जो है बैग में मैंने पैक कर रखा था. आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग सो ऑर्गेनाइज. तो मुझे जो है अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ, राइट. सब कुछ मैंने अच्छे से अरेंज कर रखा है ऑलरेडी. बट लिटिल डिड आई नो द डे वुड स्टिल टीच मी एन इम्पोर्टेंट लेसन. बट उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन जो है, जो आज का दिन है, वो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो सिखाएगा. During the morning assembly, our teacher, Mrs. Rao, announced a surprise science quiz. तो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम जो है असेंबली में मेरी टीचर मिसेस राव ने अनाउंस करा कि आज जो है एक सरप्राइज साइंस की क्विज होगी. माई हार्ट स्किप्ड अ बीट. तो मैं जो हूँ एकदम से घबरा गया, मेरी धड़कन रुक सी गई. I had studied the chapter a week ago, but I had forgotten to revise it over the weekend. मैंने चैप्टर पढ़ा तो था एक हफ्ते पहले, बट मैं जो हूँ इस वीकेंड पे उसे रिवाइज करना भूल गया था. As I sat at my desk with the question paper in front of me, I froze. जब जो है मैं अपनी डेस्क पे बैठा और मेरे सामने क्वेश्चन पेपर था तो मैं जो हूँ बिल्कुल फ्रीज हो गया, मैं बिल्कुल जो हूँ जैसे रुक सा गया. The questions looked familiar, yet I couldn't recall the answers clearly. सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े जाने हुए से तो लग रहे थे कि मुझे पता है, बट मैं जो हूँ आंसर्स को याद नहीं कर पा रहा था, मुझे आंसर याद नहीं आ रहे थे. I tried my best to focus, but it wasn't enough. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं फोकस करके आंसर्स याद करूं, बट नहीं हो पाया ये. Later when the results were announced, I scored much lower than I expected. बाद में जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो मैंने जो है जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम मार्क्स आए. Disappointed, I spoke to Mrs. Rao after the class. तो निराश होके मैंने अपनी टीचर मिसेस राव से जो है क्लास के बाद बात करी. She smiled and said, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, It's not about how much you know, but how consistently you prepare. जरूरी चीज ये नहीं है कि तुम्हें कितना पता है, ये जरूरी चीज ये है कि तुम जो है कितना कंसिस्टेंटली जो है प्रिपेयर करते हो, यानी लगातार जो है तैयारी करनी है, ऐसे बीच में रुक रुक के नहीं करनी है, उसमें जो है एक रिदम, एक फ्लो होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए. आज कर रहे हो फिर 2 महीने बाद करोगे तो उससे नहीं होगा, रोज करना है. स्मॉल एफर्ट्स एड अप एवरी डे. जो हम छोटी छोटी कोशिशें करते हैं उसी से जो है हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है. हर वर्ड स्टेड विद मी. तो उनके जो शब्द थे वो मेरे साथ हमेशा रहे. फ्रॉम दैट डे ऑन आई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन्स रेगुलरली. उस दिन से जो है मैंने ये जो है अपनी आदत बना ली कि अपने जितने भी लेसन्स हैं उन्हें मैं जो हूँ रेगुलरली रिवाइज करूंगी. इवन इफ देयर वाजंट एन इमीडिएट टेस्ट. इवन अगर मेरा टेस्ट जो है होने वाला नहीं है फिर भी जो हूँ मैं उन्हें रेगुलरली रिवाइज करती थी. Responsibility isn't just about being on time or finishing tasks. It's about being ready for what's unexpected. Responsibility का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा टाइम पे पहुंचो या अपने काम को टाइम पे फिनिश करो. इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसके लिए भी आप तैयार रहो. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने होमवर्क टाइम पे फिनिश कर लिया, एग्जाम के लिए एग्जाम के टाइम पे तैयारी कर ली तो ठीक है. नहीं, आपको अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जिस चीज की आपको उम्मीद नहीं है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए. वो हुई सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट जो है हमें बताया गया है कि एक नरेटिव ऐसे में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं. तो नाउ ये जो हमारा ऐसे अभी हमने पढ़ा, इसमें जो है इंट्रोडक्शन है, राइट. ऐसे बिगिंस विद अ क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग. Introduction sets the context for the narrative. The central idea और purpose is clear, right? Starting का जो पैराग्राफ है उसमें उसने बताया है कि उसने सब काम सही से किया, बट उसे नहीं पता था आज का दिन आगे उसे और क्या क्या सिखाने वाला है. तो कहीं ना कहीं हमें बताया जा रहा है कि आज के दिन में वो कुछ लेसन जो है लर्न करने वाला है. तो ऐसे में क्या होने वाला है वो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है. उसके बाद बॉडी ऑफ द ऐसे आया, उसमें इवेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव डिटेल है, कैरेक्टर और सेटिंग्स है, राइट. उसने अपनी और मिस्टर राव मिसेस राव की बात करी जो उसकी टीचर है. नरेटर्स इमोशंस और थॉट्स आर शेयर्ड. द ऐसे इंक्लूड्स अ चैलेंज और अ प्रॉब्लम और अ टर्निंग पॉइंट. ये सब है हमारे बॉडी ऑफ ऐसे में.
उसके बाद कंक्लूजन है, उसमें मैसेज भी दिया गया है। राइटिंग स्टाइल जो है वो पर्सनल है, राइट, वो अपनी पर्सनल एक घटना बता रहा है और एंगेजिंग है, कहानी सुना रहा है तो हम एंगेज्ड भी हैं, राइट। अब मुझे पता करना है कि आखिर उसने अपने साइंस टेस्ट में कैसा किया। फर्स्ट पर्सन नरेशन है, राइट, वो खुद से बता रहा है उसकी स्टोरी, आई माई इन सब का यूज हुआ है। लैंग्वेज जो है वो सिंपल है और क्लियर है, ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स जो है वो भी करेक्ट हैं। तो हमारा जो नैरेटिव ऐसे है उसमें ये सारे पार्ट्स जो हैं होते हैं। नाउ हमको जो है दो टॉपिक दिए हैं, हमें दोनों में से किसी पे भी जो है नैरेटिव ऐसे लिखना है। मैंने जो है आगे की स्लाइड्स में दोनों टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखा है, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। A small act of kindness that made a difference। तो ये जो ऐसे है ये इस टॉपिक के ऊपर है और ये नरेटिव स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ही लिख सकते हो या इससे आइडिया लेके आप कुछ और भी लिख सकते हो। बट बेसिकली आपको या तो अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है या फिर कोई इमेजिनेटिव स्टोरी भी शेयर कर सकते हो। हमारा सेकंड टॉपिक है द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। तो ये जो ऐसे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बट इन केस आपको इन ऐसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है लिमरिक्स। लिमरिक्स जो है 5 लाइन की पोएम होती हैं और इनकी जो राइम स्कीम है वो होती है A, A, B, B, A, यानी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन जो है वो राइम करती हैं, वाइट प्राइड जॉय राइड। एंड जो थर्ड और फोर्थ लाइन है वो राइम करती हैं, अलोंग सॉन्ग। तो ऐसे जो है इनकी राइम स्कीम होती है। तो यहाँ पे आपको जो है एक लिमरिक दिया है, ऐसे ही आपको अपना एक लिमरिक बना के लिखना है। Raju flew his kite in the sky so wide, it soared with grace full of pride. But a crow came along singing its song, and now it's the crow on a joyride। तो जनरली जो है जो लास्ट लाइन होती है उसमें जो है कोई ट्विस्ट आ जाता है, पूरी स्टोरी जो है उसमें एक ट्विस्ट जो है एंड की लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे एक लिमरिक मैंने आपके लिए लिखा है। There once was a goat named Jay who loved to sing all day. He climbed on a rock and danced with a sock till the wind blew his tune away। तो ऐसे जो है आप अपना खुद का भी एक लिमरिक लिख सकते हो। याद रखना है 5 लाइंस का है और राइम स्कीम है ये, यानी फर्स्ट सेकंड फिफ्थ लाइन राइम करेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन राइम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लाइब्रेरी में जाके आपको अपनी चॉइस की कोई भी स्टोरी पढ़नी है और उसके बाद जो है उसकी थीम और उसमें क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी दी है, आप इसी तरह से जो है जो भी स्टोरी आप पढ़ोगे उसकी थीम और इंटरेस्टिंग पार्ट्स को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने ली है वो है अकबर और बीरबल की। थीम है the story highlights the importance of quick thinking and intelligence. An interesting part है उस story का, when Akbar asks a tricky question, how many crows are there in the city? Birbal cleverly replies, 80,000. If there are more, they must be visiting relatives. If there are fewer, they have gone to visit theirs. Everyone laughed and Akbar was impressed by Birbal's wit। नेक्स्ट जो है आपको एक एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी जो है पूरे क्लास को साथ में करनी है। तो आपको जो है एक चार्ट पेपर जो है वो बनाना है जिसमें जो है आप लिस्ट बनाओगे ऐसी स्टोरीज की जिसमें विट ह्यूमर और विजडम का यूज हुआ है। ना ये जो स्टोरीज हैं ये आपकी अपनी लैंग्वेज में हो सकती हैं या इंग्लिश में भी हो सकती हैं। और उसके बाद जो है हर स्टूडेंट को जो है उस लिस्ट में से एटलीस्ट एक स्टोरी तो पढ़नी है। तो यहाँ पे जो है आप ऐसे चार्ट पेपर बना सकते हो जिसमें आप स्टोरी टाइटल लिखोगे, कैरेक्टर्स होंगे, लैंग्वेज कौन सी है, स्टोरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है और वो किस टाइप की है, विट या ह्यूमर वाली है, विजडम वाली है, एनिमल स्टोरी है, क्या है वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको एक चार्ट पेपर जो है बना के अपने क्लास में लगाना है। यहाँ पे कुछ स्टोरीज मैंने लिखी हैं बट इसके अलावा भी और हजारों स्टोरीज हैं, राइट, बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में और आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगी।
आप उन सब का कलेक्शन जो है चार्ट पेपर पे बना सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.